नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिलासपुर की कर लेते हैं। एसईसीएल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट पर धरने पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। एसडीएम, एएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। बिलासपुर की हम बात करें, एसईसीएल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध जारी है। आपको बता दें कि अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारी आक्रोश प्रदर्शनकारियों में एफआईआर की तैयारी भी की जा रही है। एसडीएम, एएसपी सहित पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि पहली कोशिश यही कि प्रदर्शनकारियों को मना लिया जाए, लेकिन अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट पर लगातार बैठे हुए हैं। सीधे रुख करेंगे बिलासपुर का। हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ स्थिति मौके पर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल ऋतु, पहले हम नज़ारा दिखा दें, उसके बाद दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति है। ये नज़ारा देखिए, एसईसीएल मुख्यालय का मुख्य द्वार है और जहाँ पर जो अप्रेंटिस युवक युवतियाँ हैं वो 24 घंटे से इसी तरह से बैठे हुए हैं और पूरी तरह से कल कर्मचारियों को आने जाने पर रोक लगा दी गई थी और यही वजह है कि एसईसीएल का जो पूरा कामकाज है वो पिछले 24 घंटे से ठप रहा है। हालांकि आज सुबह एसईसीएल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी चक्का जाम कर दिया था, तनाव की स्थिति थी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन की समझाइश के बाद ये हटे तो ज़रूर, लेकिन अभी भी मुख्य द्वार पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। और इनकी जो मांग है वो ये कि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 85 दिन आज हो चुके हैं, चरणबद्ध तरीके से इनका आंदोलन जारी था और ये मांग कर रहे थे कि इन्हें नौकरी दी जाए। हालांकि बीते 3 अगस्त को जो केंद्रीय मंत्री हैं, कोयला मंत्री, उनके द्वारा साफ कह दिया गया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में थे। लेकिन उसके बावजूद इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहा है और तनाव की स्थिति जब पैदा हो गई, जब 24 घंटे से यहाँ मुख्य द्वार पर ये बैठे हुए हैं। रात को 1:30 बजे के आसपास एसडीएम भी पहुँचे थे, इनको समझाइश दी गई थी, लेकिन वो मानने तैयार नहीं है। उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें यहाँ पर या तो अप्रेंटिस के तौर पर जब उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है तो उन्हें नौकरी पर रखा जाए, भले ही वो आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाए। तो ऐसी मांग को लेकर के वो अड़े हुए हैं और अभी भी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में, जिसमें कि जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और एसईसीएल प्रबंधन के भी अधिकारी मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आंदोलनकारियों को समझाने की क्योंकि बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि 85 दिनों में 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो विफल ही रही है। बिना नतीजे के वो वार्ता सफल नहीं कही जा सकती। ऐसे में अब इनकी मांग केवल एक ही है कि वो डटे हुए हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए। अब कोशिश कर रहा है स्थानीय प्रशासन की किसी तरह से उन्हें समझाया जाए और वो कोशिश जारी, और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर एफआईआर की भी तैयारी की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदर्शनकारी मौके पर डटे हुए, मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो अपने रोजगार की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम 27 जून से यहाँ पर आज 85 दिन पूरे हो चुके हैं। सामने शांतिप्रिय ढंग से बैठे हुए थे। डीपी से वार्ता पहली हुई 23 जुलाई को। उसमें डीपी द्वारा कहा गया था कि आप नियमितीकरण संभव नहीं है तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं और आउटसोर्सिंग में जॉब देने की बात कही गई थी, उपलब्ध कराएंगे करके कहे थे, डीपी के द्वारा कहा गया था। लेकिन उसमें आश्वासन हमसे नामवार, ट्रेडवार, स्थानवार सारा चीज़ हमसे डिटेल मांगा गया। हर बार आश्वासन देते हैं, इस बार बिना लिखित में आश्वासन देने के बाद भी अपनी जुबान से निकल जाते हैं। इस बार बिना लिए यहाँ से उठेंगे। कल बहुत संख्या में यहाँ गेट को जाम किया गया था और रात में भी 1:30 बजे रात तक एसईसीएल के अधिकारियों के साथ में इनकी बैठक कराई गई और शाम तक तो बहुत लोग वापस भी हो गए थे और कुछ रात में भी वापस हुए। अभी लगभग 80% जो आंदोलनकारी थे वो वापस हो गए हैं, लेकिन अभी अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दुर्ग की हंगामे की स्थिति यहां पर बनी हुई है। दुर्ग रायपुर नाका अंडर ब्रिज लोकार्पण का ये मामला, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस ने जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प। अंडर ब्रिज चालू नहीं होने से लोगों में आक्रोश और खुद से उद्घाटन करने के लिए स्थानीय निवासी जैसे ही पहुंचे तो पुलिस से भिड़ंत हुई। तस्वीरें देखिए, प्रशासन को 15 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन स्थानीय निवासी लगातार परेशानियों का सामना कर रहे थे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से हिंसक झड़प स्थानीय और पुलिस के बीच हुई। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर?
देखिए अभी स्थिति तो थोड़ा शांत हो गई है, लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है। दुर्ग को जोड़ने वाला, दो भागों में बटे दुर्ग को जोड़ने वाला ये अंडरब्रिज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के पार्षद और कोशिश करेंगे। चलिए विनोद, हम स्पष्ट तौर पर आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया, पुलिस वालों से हिंसक झड़प भी हुई और विवाद की स्थिति जिस तरह से मिथिलेश बता रहे थे कि अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे दंतेवाड़ा की ओर। जिले में फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े गुटरा के कवासी पारा में 2 महिलाओं की मौत हुई है। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अमला गांव में पहुंचा है। 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े गुटरा में पीड़ितों का इलाज लगातार जारी। कल खाना खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी। कटे कल्याण उप स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। तो स्वास्थ्य अमला भी गांव पहुंच गया है। स्वास्थ्य परीक्षण लोगों का वहां पर लगातार जारी। दंतेवाड़ा की सूचना, जहां जिले में फूड पॉइजनिंग से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। 7 गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाना खाने के बाद से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी। कटे कल्याण उप स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला। बड़े गुटरा के कवासी पारा में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत स्वास्थ्य अमला गांव में मौजूद है। चेकअप लोगों का किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खाने के बाद कल ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद इस तरह की गंभीर समस्या इस जिले में पैदा हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार है, साथ ही 7 गंभीर रूप से बीमार को जिला अस्पताल भेजा गया है। सीधे रुख करेंगे प्रकाश का, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रकाश, स्थिति निश्चित ही वहां पर गंभीर होगी क्योंकि 2 महिलाओं की जान भी चली गई है। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? उसको मोबाइल चलिए कोशिश करेंगे प्रकाश से हम संपर्क करने की, लेकिन लगातार आपको स्थिति हम गांव की समझा रहे हैं। किस तरह से दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 20 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो चुके हैं। 7 लोग गंभीर रूप से बीमार थे। सीधे रुख करेंगे प्रकाश का। प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं? और अगर आप सुन पा रहे हो तो जिले की स्थिति जरा एक बार विस्तार से बता दीजिए, क्या कुछ वहां पर हालात है? देखिए, आज जो बस्तर संभाग से जो दंतेवाड़ा जिला है वहां से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। 20 से अधिक जो लोग हैं वो बीमार हो गए हैं। इसके बारे में अब तक जो जानकारी मिलकर सामने आई है उसके बारे में ये बताया जाता है कि जो बड़े गुडरा के कवासी पारा है वहां पर एक भोज का आयोजन किया गया था, जहां पर सब लोगों ने सामूहिक रूप से भोज किया था। उसके बाद यहाँ पर ये स्थिति बनी है जिसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। जैसे ही ये घटना सामने आई उसके बाद से जो स्वास्थ्य अमला है वो उसमें हड़कंप मच गया है। जो स्वास्थ्य अमला है उन गांव पर पहुंचे हुए हैं और गांव में जो लोग हैं जो अभी बीमार है उनका इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं जिस प्रकार से बरसात का सीजन है उस प्रकार से ये जो मामला सामने आया तो बिल्कुल ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंताजनक विषय है, जहां पर इस प्रकार से घटना घटी है। और अभी जो 20 से जो ऊपर लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस इलाकों पर अभी और भी जो इलाज है और जो स्वास्थ्य सुविधा देने की उम्मीद मतलब आवश्यकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करेंगे रायगढ़ की ओर। धर्मजयगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजनाओं की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी के भवन के लिए भूमि का चयन करने के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही हाथियों से होने वाले हमलों को रोकने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जागरूकता के साथ लोगों को अलर्ट करने के लिए भी सीएम ने निर्देशित किया है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल धर्मजयगढ़ में आज मौजूद थे। समीक्षा लगातार कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक मिल रहा है या नहीं, इस बारे में लगातार समीक्षा जारी और कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से।
और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम केरल जाने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर से वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे रायपुर से विशेष विमान से वो रवाना होंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना होने जा रहे हैं और साथ ही तिरुवनंतपुरम से कार के जरिए कोलम पहुंचेंगे। केरल के कोलम जिले में अष्टमुड़ी में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का 6% डीए बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। एक महीने के अंदर 11% बढ़ा है महंगाई भत्ता और अब पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात इस बार प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम पेंशनर्स को 6% डीए बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने आदेश उसके जारी कर दिए हैं। एक महीने के अंदर 11% महंगाई भत्ता बढ़ा है। पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता अब मिलेगा। और पेंशनर्स के डीए बढ़ाने का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान इसको लेकर सामने आया। बघेल सरकार ने पेंशनर्स के बढ़ाए 6% डीए। सरकार ने सौगात देकर बता दिया है कि कांग्रेस सरकार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है। लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 6% की बढ़ोतरी की। कोरोना के समय भी 7वें वेतनमान की सुविधाएं दी गई थी। कर्मचारियों को 5 दिन का कार्य दिवस बनाया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया। तो ये हमारी सरकार लगातार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर जो पेंशनर थे उनके 6% का जो डीए में बढ़ोतरी की गई वह स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती है। और वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताया गया है। सालों की मांग पूरी हो गई। उनकी तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी ने ये सौगात दी है। कांग्रेस अब किस मुंह से श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। 55 सालों तक कांग्रेस ने सभी को संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा और आज सीएम चिट्ठी लिखकर शामिल कराने का दम्भ भर रहे हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब अधिकार क्यों नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के सभी बंधु उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वर्षों से जो मामला लंबित था जिसमें हमारे जनजाति समुदाय के भाइयों को जो मात्रागत त्रुटि और अन्य जो खामियां थी उसके कारण से उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से उनके शिक्षा में, उनके नौकरी में और अन्य जो सुविधाएं मिलती है उस सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ में लिया और कल 12 ऐसे हमारे जो जनजाति समुदाय के बंधु हैं उनको मंत्रिपरिषद के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की। आने वाले समय में हमारे सभी उन जो वंचित जो जनजाति समूह हैं उनको जाति का लाभ प्राप्त होगा। तो छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय को एसटी में शामिल किया गया और उसको लेकर मंत्री कवासी लखमा का भी बड़ा बयान सामने आया। ये सीएम भूपेश बघेल के प्रयासों से मुमकिन हो सका। उनकी तरफ से कहा गया कि राज्यपाल को धन्यवाद देने पर बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी को पहले सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। मेहनत करें, मुर्गी और अंडा खाएं, फकीर वाली बात कर रहा है बीजेपी। कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी और उसमें जो डिसीजन लिया गया 12 आदिवासी जो समुदाय हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, इसे लेकर बात करते हैं। इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ में
आदिवासी लोग बहुत समाज के लोग रहते हैं, उनको पहले आदिवासी में शामिल थे, लेकिन कोई त्रुटि के कारण उनको आदिवासी लोगों का लाभ नहीं मिलता रहा, उनको दर दर भटकते थे। लेकिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद ये जाति लोगों को जो भटक गए थे, टूटी हो गए थे, हम लोग, हमारा माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय से इसका लड़ाई लड़ता था। ये माननीय रमन सिंह को हम क्या बोले, उसका मोटा चश्मा तोड़ा है। 15 साल में अगर वो विधानसभा से भेजता, वो उसका अधिकार हो जाता। हम कहा